वेलकम टू बुद्धा विज्ञान क्लासेस। आज हम सभी ज्योग्राफी के दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन पढ़ा रहे थे आपको, तो भारत में जो मृदा के मुख्य प्रकार हैं उनका विस्तार जो है वो किन क्षेत्रों में है, उनका निर्माण किस तरह से हुआ है, तो इसको हम आज देख मानचित्र के जरिए से जानने का प्रयास करेंगे। कि वो मानचित्र के जरिए से ये प्रयास करने जाने का कोशिश करेंगे कि भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र हैं, यानी कि जो पूरा भारत का विस्तार है वो लगभग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। यानी कि इतने में विस्तार है इसका कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन इस इतने वर्ग किलोमीटर में भारत में जो है मिट्टी की कई विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके पीछे है कि भारत में जलवायु, वनस्पतियां, वहाँ की मौसम, उनके अपक्षय होने के कारण, उनके तापमान, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो वहाँ पे लागू होते हैं जिसकी वजह से भारत में मिट्टी में विभिन्नता पाई जाती है। यानी कि भारत में एक समान मिट्टी का वितरण नहीं होता है। तो पहला जो है कि हम इसका जानेंगे कि पर्वत एवं वन की पर्वतीय मिट्टी, यानी कि वे जिसको हम लोग पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कि जिसमें बालुओं के कण जो है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो पर्वतीय मृदा या जो वन के हैं, वन इसलिए होता है क्योंकि इन इलाकों में अच्छे खासे बारिश होती है, भारी बारिश होती है, जिसकी वजह से वनों का जो आवरण होता है वो ज्यादा होता है। तो ये मिट्टी मुख्य रूप से भारत में जो है वो उत्तरी इलाकों में, जो आप देख सकते हो नक्शे में, कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब का कुछ इलाका जो पहाड़ी इलाके आते हैं, इसके अलावा फिर यहाँ पे सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में। यानी कि मुख्य रूप से जो पर्वतीय मृदा है वो भारत में जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन्हीं राज्यों में पाई जाती है। और इसको वन इसलिए कहा जाता है, मैंने बताया भी था कि इन इलाकों में जो है वो भारी बारिश होती है, अच्छे खासे बारिश होती है, इसलिए पेड़ पौधों की आबादी क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये जो पर्वतीय मृदा है ना, ये उपजाऊ तो कम होती है, लेकिन ये कई भूस्खलन या फिर मृदा अपरदन की वजह से जब ये मिट्टियां वापस बह करके नदियों के बहाव के साथ जब यह मैदानी भागों में पहुंचती है तो हमारे लिए जलोढ़ मिट्टी का भी निर्माण करती है। और इसी तरह से और इसी वजह से, इसकी इसी क्वालिटी की वजह से क्या होता है कि जो इन पर्वतीय क्षेत्रों के घाटी वाले क्षेत्र हैं, जो निचले इलाके होते हैं, वहां पे आलू की पैदावार बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, कि आलू की खेती इस मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। फिर अगला आता है आपका जलोढ़ मृदा। क्या आता है? जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है वो आप ध्यान से देखो यहां से, कि जलोढ़ मृदा को उत्तर का विशाल मैदान के इलाके से भी कहा जाता है। यानी कि अगर जलोढ़ मृदा का विस्तार आप देखोगे तो इस तरह से यह फैली हुई है। इसके बाद ये ऊपर भी चली जाती है आगे यहाँ पे। यानी कि जलोढ़ मृदा जो है वो मुख्य रूप से भारत की 3 प्रमुख नदियां, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई बाढ़ से निर्मित होती है। यानी कि ये हर एक साल जो बाढ़ आती है जलोढ़ नदियों के द्वारा, इन नदियों के द्वारा, चूंकि इन क्षेत्रों में यही नदियां सबसे विशाल नदियां हैं और भारत में ये तीनों नदियां जो है वो बड़ी नदियां मानी जाती है। तो इनकी और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो हर साल बाढ़ आती है, वो बाढ़ से हर साल बड़ी बहुत मात्रा में जो है वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। ये जो मिट्टी है इसमें जो बालुई कण होते हैं या चट्टानों के जो कण होते हैं वो कम पाए जाते हैं। हाँ, जलोढ़ मृदा के जो है वो कई प्रकार होते हैं, जैसे खादर और बांगर भी होता है। हमारे बिहार में एक जो है वो दियारा भी होता है, कि दियारा मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें बालुई मिट्टी ज्यादा होती है, मैंने वो बालुई कण ज्यादा पाए जाते हैं, और वो मक्के और आलू के पैदावार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो दियारा की भूमि है। तो अगर आप बात करोगे कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ पे है, तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे देख सकते हो गुजरात में भी है, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में है। इसके बाद आप इधर चले जाओगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र में है। फिर इस तरफ आप आगे जाओगे तो असम, कि असम और मेघालय, इन कुछ इलाकों में, इस जो राज्य हैं जहां पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अगर आप बात करोगे कि जलोढ़ मृदा का भारत में कुल विस्तार, जो जलोढ़ मृदा है तो उसका भारत में कुल विस्तार जो है, भारत में कुल विस्तार वो लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर
यानी कि इतने हेक्टेयर जमीन पर यह फैली हुई है और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, सारे खाद्यान्न फसलें जो मोटे अनाज, इन सबों की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल या पंजाब या उत्तर प्रदेश को जो है क्या भारत में खदानों का कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन इलाकों में भारत में सबसे ज्यादा खदानों की पैदावार की जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि इन इलाकों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वो थोड़े से नीचे वाले भागों में भी आता है, कि जो दक्कन वाले इलाके आते हैं, दक्कन के पठारी भाग आते हैं, जहाँ पे कृष्णा, गोदावरी और ये नर्मदा नदियाँ की, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियाँ जो है वो पठारी भागों से जब निकलती हैं तो वो भी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। तो इन इलाकों में भी आते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो आप ये भी कह सकते हो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में भी आंशिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगली हम चर्चा करेंगे इसमें जो है वो है लाल एवं पीली मिट्टी का, कि लाल एवं पीली मिट्टी की ये भारत के किन राज्यों में पाई जाती है, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो लाल और पीली मिट्टी, इसको लाल और पीली मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लौह अंश यानी कि लौह अयस्क के जो कण होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी बाकी मिट्टियों की औसत की तुलना में लाल और पीली मिट्टी में लौह अयस्क के कण ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इनका रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। अगर इनका विस्तार की चर्चा करोगे तो ये भारत की दक्षिणी भागों से लेकर के ये पूरे इधर वाले भागों में फैली हुई है। यानी आप इसको राज्यों के तुलना करो तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, इन इलाकों में क्या है, मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है, लेकिन अगर आप अच्छी सिंचाई की सुविधाएं, उर्वरक यानी कि खादों का इस्तेमाल और ये सिंचाई की सुविधाएं, खादों का इस्तेमाल के द्वारा इसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और इसमें कई प्रकार की खेतियां भी की जाती है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो इन राज्यों में, तो लाल और पीली मिट्टी में मुख्य रूप से जो है ना वो काजू, कि कर्नाटक और केरल में तो काजू और कहवा यानी कॉफी, और इसकी खेती बहुत ज्यादा की जाती है। फिर चाय की खेती भी की जाती है, चूंकि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में भी आता है, तो इसमें चाय की खेती भी होती है। यानी कि लाल और पीली मिट्टी जो है वो चाय के लिए, कॉफी के लिए, काजू के लिए, नारियल के लिए, इन सब जो फसलें हैं उनके लिए ये मुख्य रूप से उपयोगी माने जाते हैं। हाँ, एक चीज आप इंटरेस्टिंग जानोगे कि भारत में जो है वो सर्वाधिक, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ जो मिट्टी है, सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी, वो लाल और पीली मिट्टी है, क्योंकि इसका विस्तार 7.2 करोड़ यानी कि 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है। यानी कि इतनी भूमि पर, इतना हेक्टेयर भूमि पर इसका विस्तार है। तो भारत में अगर सबसे ज्यादा मात्रा में कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, जो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है। राज्य भी बताएं आपको, आप इस नक्शे में भी ध्यान से देखो, आपको सारी मिट्टियों की तुलना में लाल मिट्टी का विस्तार जो है लगभग बहुत ज्यादा मात्रा में दिखेगा। हाँ, कुछ डॉट्स हैं, छोटे छोटे जो डॉट्स हैं, जो जलोढ़ मिट्टी का भी है, काली मिट्टी का भी है, तो वो लगभग अधिकतर राज्यों में है कि कम मात्रा में या आंशिक मात्रा में बाकी मिट्टियां भी पाई जाती हैं। लेकिन जो मुख्य राज्य हैं हम उसकी चर्चा मेनली करेंगे, या जो मुख्य फसलें हैं उसकी चर्चा इसमें ज़्यादा किया जाएगा कि हाँ इसमें कौन कौन सी फसलों की खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है या उसके लिए उपजाऊ माने जाते हैं। ऐसे लाल और पीली मिट्टी उपजाऊ तो कम होती है, इनमें उर्वरक शक्ति थोड़ी सी कम होती है जलोढ़ और काली मिट्टी की तुलना में, लेकिन फिर भी अगर आप खादों का इस्तेमाल करो, सिंचाई की सुविधाएं हो, साधन हो, तो अच्छी खेती वहाँ पे की जा सकती है। और चावल की खेती भी की जाती है, क्योंकि उड़ीसा के इलाके इसमें शामिल है, तो उड़ीसा में चावल की खेती अच्छे खासा होता है, असम में भी होता है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि इन इलाकों में चावल की खेती भी होती है इस मिट्टी पे। तो ये भारत की सबसे ज्यादा विस्तृत भूमि पर फैली हुई मिट्टी है। यहाँ पे बात आता है हेक्टेयर का, तो आप ये याद रखना कि 1 हेक्टेयर में
ये एक भूमि का मापक है जो इस्तेमाल किया जाता है भूमि का नापने के लिए। तो 1 हेक्टेयर में अगर आप बात किया जाए तो 4 बीघा होता है और लगभग 2.47 एकड़ होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा भारत के किस मिट्टी का विस्तार हो कितने बीघा में है, कितने एकड़ में है। लेकिन 1 हेक्टेयर में जो है वो 4 बीघे होते हैं। ये भारत के एक जमीन मापक का इकाई है जिसका प्रयोग किया जाता है। अगली चर्चा हम करेंगे काली मिट्टी का, कि ये चर्चा हम है काली मिट्टी का। ये काली जिसको हम कपासी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, इसको कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। और महाराष्ट्र गुजरात वाले इलाकों में ना स्थानीय भाषा में इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में इसको जो है वो रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी ये भारत के मुख्यतः जो सेंट्रल पार्ट्स है, यानी कि जो बीच वाला इलाका है मुख्य रूप से, इन इलाका पाए जाते हैं। गुजरात के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में काली मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। काली होने का इसका मेन रीजन यह होता है कि इसमें एल्युमिनियम और लौह अयस्क की मात्रा ज्यादा होता है, यानी कि एल्युमिनियम के कण और लौह के कण ज्यादा होते हैं। तो मिक्सअप करने के बाद ना इसका रंग जो है वो काला दिखता है। अच्छा, काली मिट्टी की एक विशेषता है कि इसमें ये गर्मियों के दिनों में इसमें दरार बहुत ज्यादा आते हैं, फट जाते हैं, तो जुताई में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस वजह से जब मानसून की पहली बारिश होती है तभी इस मिट्टी को मुख्य रूप से जुताई कर दिया जाता है, यानी कि उनको जुताई करके उसमें फसलों को बो दिया जाता है। मुख्य फसलें कौन सी हैं? कपास। काली मिट्टी मुख्य रूप से कपास के लिए जानी जाती है। इसके अलावा अगर आप इसमें करोगे तो सोयाबीन की फसलें होती हैं, आलू की भी खेती होती है, प्याज की भी पैदावार होती है। क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का इलाका तो प्याज के लिए फेमस भी है, प्याज अच्छे खासे मात्रा में वहाँ पे होता भी उत्पादन। चावल की भी कहीं कहीं पे खेती होती है इस इलाके में। हाँ, भारत में 2 मुख्य मिट्टियां हैं जो उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। पहली जलोढ़, दूसरी काली मिट्टी या कपासी मिट्टी। ये जो 2 मिट्टी का प्रकार है वो मुख्य रूप से उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में आता है। इसका अगर हम लिखेंगे कि काली मिट्टी का विस्तार, काली मिट्टी का विस्तार, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि, यानी कि ये भी लगभग जलोढ़ मिट्टी के समान ही है। भारत में विस्तृत जो इलाके हैं वो फैली हुई है। और यही जो 2 मिट्टियां हैं वो भारत की उपजाऊ मिट्टियों की श्रेणी में आती है। आप बाकी मिट्टी को ऐसे नहीं कह सकते हो कि वो उपजाऊ नहीं है, होती है, वो भी उपजाऊ मानी जाती है। लेकिन ये है कि उसमें आपको सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था करनी होगी, उर्वरक शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा, यानी कि खादों का प्रयोग करना होगा, वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग ज़्यादा करना होगा। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर खाद नहीं भी डालोगे तो अच्छे खासे फसलें हो जाती हैं, या कम भी डालोगे तो सिंचाई तो लगभग हर मिट्टी में पड़ता है कि सिंचाई, चूँकि फसल आप लगाए हैं तो सिंचाई की तो आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो ये 2 मिट्टियाँ हैं, काली और जलोढ़ मिट्टियाँ, ये भारत की मुख्य उपजाऊ मिट्टियाँ मानी जाती हैं। अब अगला जो मिट्टी का प्रकार है, जो 5वां प्रकार है, वो लेटेराइट मिट्टी है। कि इसको लेटेराइट क्यों कहा जाता है, यानी कि इस मिट्टी का नाम लेटेराइट क्यों पड़ा, पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक आता है लैटिन वर्ड, यह एक जो है वो लैटिन वर्ड के शब्द है, लैटिन शब्द है, उससे यह बना है, जिसका अर्थ जो शब्द है वो है लेटर। इसका मतलब होता है ईंट, यानी कि चट्टाने या पत्थर। तो इससे मिलकर के ये मिट्टी जो है वो बनी है, लेटेराइट मिट्टी। इसका मुख्य विस्तार आप आंशिक रूप से देख सकते हैं कि पूरा विस्तृत नहीं है, ये वाले पार्ट में थोड़ा विस्तृत है, बाकी आप इसका देखोगे तो ये आपको आंशिक रूप से विस्तृत जो है वो दिखेगी। क्योंकि जो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है ना, वो चट्टानों के टूटने से या उसमें एल्युमिनियम लौह के तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए लेटेराइट मिट्टी का विस्तार भारत की भूमि पर सिर्फ 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, यानी कि ये बहुत ही कम क्षेत्र में फैला हुआ मिट्टी का
प्रकार है, या कह सकते हो मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। ये बिल्कुल कम पाई जाती है। आप झारखंड के कुछ इलाकों में इसको देखोगे, फिर इसको आप असम में देखोगे, तमिलनाडु कर्नाटक के इलाकों में देखा जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में जो है वो लय अस के खदान ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी को भी उपजाऊ मिट्टी नहीं माना जाता। इसकी भी वही शर्तें हैं कि अगर आप इसमें सिंचाई की सुविधाएं, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल और उर्वरक शक्ति का इस्तेमाल किया जाए, खादों का इस्तेमाल किया जाए, तो इस मिट्टी को भी उपजाऊ बनाई जा सकती है और इस पे भी फसलें उगाई जा सकती है। यानी कि आप इसमें मक्का की खेती कर सकते हैं, धान की खेती भी कर सकते हैं, गेहूं की खेती भी कर सकते हैं, सब्जियां उगाई जा सकती हैं, फलों की खेती की जा सकती है। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जो लेटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से उगाई जाती है। अंतिम जो मिट्टी का प्रकार है वो है शुष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। इसका निर्माण कैसे होता है? तो भारत के वे क्षेत्र जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं या कम वर्षा वाले स्थान हैं, जहां पे शुष्क यानी कि गर्मी की मात्रा ज्यादा होती है, तापमान ज्यादा होते हैं, और वहां पे जो प्राकृतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, जैसे चट्टानों का पिघलना, ये चीजें होती है, आंधी हो, तूफाने आना, तो इस वजह से भारत में सिर्फ कुछ क्षेत्रों में जो है ना वो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अगर आप मुख्य रूप से कहो तो भारत में जो राजस्थान वाले इलाके हैं, राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहीं पे मरुस्थलीय मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि ऐसे आंशिक रूप से हैं, भारत के कई स्टेट भी हैं, लेकिन राजस्थान, गुजरात और ये पाकिस्तान के कुछ इलाके, उस तरफ वाले इलाके हैं, भारत के उस तरफ वाले इलाके हैं, लेकिन भारत में राजस्थान और गुजरात, इनके ही क्षेत्रों में मुख्य रूप से मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि राजस्थान में जो है वो मार्बल, टाइल, संगमरमर की खदानें ज्यादा हैं। तो ये भी एक कारण है कि वहां पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसमें और इन इलाकों में मुख्य रूप से जो है वो मोटे अनाज की पैदावार की जाती है। मोटे अनाज यानी कि वैसे अनाज जो मोटे होते हैं, जिसमें जौ, बाजरा, राई, रागी, मक्का, खेसारी, इन सब फसलों की खेती जो है इसी प्रकार से राजस्थान में देखना आपकी जौ, बाजरा की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। वहाँ पे मक्की की भी खेती होती है, बाजरा का बहुत ज्यादा होता है, जौ का भी होता है, रागी का भी होता है, कि रागी का भी वहाँ पे उत्पादन ज्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि इन जो फसलें हैं वो कम पानी में पैदावार हो जाता है। और मरुस्थलीय मिट्टी में मुख्य रूप से एक ही नदी है, लूनी नदी। वहाँ की अगर सबसे बड़ी नदी की बात की जाए राजस्थान के मरुस्थल के क्षेत्र में, राजस्थान की नहीं है, जो मरुस्थल के इलाके उसमें अगर सबसे बड़ी नदी कोई है तो वो लूनी नदी है। और वो भी क्या है कि लूनी नदी कैसे थी कि जो सिंधु नदी की बाकी सहायक नदियां थी उनसे एक इंदिरा गांधी नहर निकाला गया था, और जिसके माध्यम से वो बारिश, और तभी वो सफल भी हुआ है। राजस्थान में अगर लूनी नदी ना रहे, इंदिरा गांधी नहर ना रहे, जो भारत की सबसे बड़ी नहर में से एक है इंदिरा गांधी नहर, जो लूनी नदी से भी जुड़ी हुई है, अगर ये दो उस क्षेत्र में ना रहे तो शायद उस क्षेत्र में कृषि संभव नहीं होगा। तो मुख्य रूप से इन्हीं दो कारणों की वजह से जो है वहां पे फसलें उत्पादन की जाता है। बाजरा का ज्यादा बहुत मात्रा में बाजरा का उत्पादन किया जाता है। तिलहन भी होता है कि तिलहन जो सरसों है उसकी भी उत्पादन की जाती है मरुस्थलीय मिट्टी में, क्योंकि ये जो फसलें हैं वो थोड़े से कम पानी में हो जाते हैं। अब आप बात करो सबसे ज्यादा पानी कौन लेता है फसलें, तो धान लेता है। धान में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी लगता है, तो इसलिए ना वो जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में धान का पैदा ज्यादा होता है। इसकी वजह रीजन है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो पानी को होल्ड करके रख सकता है, यानी कि उसको कुछ देर तक ठहराव संभव है उसमें। बाकी मिट्टी में वो पानी बहुत जल्दी सिंचित हो जाता है, जमीन के अंदर चले जाते हैं, तो वो लगभग संभव नहीं है। तो ये भारत के मिट्टी का विस्तार था जो हमने जानने का प्रयास किया या समझने का प्रयास किया कि भारत में जो मुख्य 6 मिट्टियां हैं वो क्यों हैं, किन किन इलाकों में फैली हुई हैं, उनमें प्रमुख फसलें कौन कौन सा है, वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे मिट्टी का विस्तार है, कितने भूभाग पर विस्तार है। इसके अलावा ये भी जाना कि मिट्टी के जो प्रकार थे वो उसके कारण क्या क्या रहे हैं। तो जलवायु भी कारण रहा है कि भारत की जलवायु, भारत की वनस्पतियां, भारत में चट्टानों के कण, उचावच, स्थलाकृतियां, चूंकि भारत में एक समान स्थल नहीं रहा या स्थलों का विस्तार एक समान नहीं रहा है। अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत की लगभग 43% जमीनों पर मैदानी भाग है,
30% जमीनों पर पहाड़ी भाग है और 27% जमीनों पर पठारी भाग है। इसके अलावा भारत में मरुस्थलीय इलाके हैं, तटीय प्रदेश हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आते हैं। तो ये मुख्य मृदा का प्रकार था। तो आगे हम जानेंगे कि भारत में भूमि का उपयोग, वो मैंने जान लिया कि भारत में जो मिट्टी की विस्तार है या जो मिट्टी का वितरण है वो किस तरह से था, उसके कैसे प्रकार थे या फिर उसमें क्या कारण रहा है जो विस्तार का वजह था कि इसमें मिट्टी में विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन आप भारत में जब भूमि का उपयोग भी देखोगे ना कि भारत में भूमि की उपयोग, भारत में भूमि की उपयोगिता, कि भूमि की उपयोगिता, तो इसमें भी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई गई है, देखने को मिली है। इसका मेन कारण क्या है? जलवायु। दूसरा है कि भारत की लगातार बढ़ती आबादी और शहरों का बेधड़क विस्तार, ये मुख्य 3-4 कारण हैं जो भारत में भूमि के उपयोग को पिछले 10-20 सालों में बदला है या भारत में बदलाव देखने को मिला है। लगातार वनों की कटाई भी हुई है, कृषि भूमि को लगातार शहरों में डेवलप किया जा रहा है, कई अनऑथराइज्ड कॉलोनियां या सिटियां बसी हैं, पूरे गैर कानूनी तरीके से बसाया गया है। तो ये भारत के विस्तार में देखने को मिलता है। आप इस पाई चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत की कुल कृषि योग्य जमीनों में से लगभग 52% जो जमीनें हैं वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि वह इलाका है जिस पे खेती की जा रही है या साल में खेती की जाती है, वह इलाके शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि खेती तो हो सकता है भारत के 60% इलाके पे की जाती हो, बट वे खेती या वे जमीनें जिसमें सालों खेती की जा रही है, ऐसा नहीं कि उसमें रुकावट आया है, उसी को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि कोई ना कोई फसल लगाई गई है। तो भारत के कुल कृषि योग्य भूमि में से लगभग 53% जो भूमि है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। लेकिन इसमें भी कई असमानता पाई जाती है। जैसे कुछ राज्य हैं, यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में ना इनकी कुल जमीनों का लगभग 60% जो इलाका है वो कृषि के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसी शुद्ध बोया गया क्षेत्र में से कुछ जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, कि अरुणाचल प्रदेश को आप ले लो, मिजोरम को ले लीजिए, मेघालय को ले लीजिए, इनका 10% जमीनें भी जो है वो खेती के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है। इसके पीछे भी कई कारण हैं। इनकी भौगोलिक स्थितियां भी कारण जिम्मेवार है कि इनमें पहाड़ी इलाके, पठारी इलाके ज़्यादा पाए जाते हैं। कृषि की उतनी उन्नत तकनीकें विकसित नहीं हुई है, हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, यानी वैज्ञानिक तरीके से खेती जो है, हाँ धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, भारत में बदलाव हो रहा है। लेकिन आप इसको भी देखो कि जो भारत की 52% जमीनें हैं जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, तो कई राज्य ऐसे हैं जो बहुत बड़े मात्रा में जमीनों की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके पास जमीन तो अच्छी खासी है लेकिन वो खेती के लिए प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो था शुद्ध बोया गया क्षेत्र का हाल। बाकी आप देखोगे तो आप देख लो कि कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, तो कृषि के अतिरिक्त जो अन्य उपयोगी भूमि है यानी कि ये है, ये भी लगभग 6% है। फिर है कि चालू परत, यानी कि वे जमीनें लगभग 5% जो कृषि के लिए इस्तेमाल तो की जाती थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो है उसमें खेती नहीं हो पा रही है, इसलिए उसको परती भूमि कहा जाता है। यानी कि वो कृषि योग्य भूमि है लेकिन किसी कारणवश से उसमें पिछले कुछ वर्षों से खेती नहीं की जा रही है, ये है। उसके बाद आप देखोगे कि ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमियां, यानी कि ये भी है लगभग 7%, जो बंजर भूमि है, यानी कि कृषि थी लेकिन बाद में वो बंजर भूमि में बदल गई। अब बंजर भूमि में बदलने का भी रीजन है उसमें कि बंजर भूमि में इसके भी रीजन्स हैं कि ये बंजर भूमि इसलिए हुई है क्योंकि खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है हमारे देश में। जब से हरित क्रांति 1966-67 से शुरू हुआ है तो बहुत बड़ी मात्रा में खादों का प्रयोग किए हैं, हम लोग उर्वरक शक्ति का प्रयोग किए हैं। इससे पैदावार तो बढ़ी है लेकिन जमीनों में बंजर भी होते जा रहे हैं, बड़े मात्रा में जमीनें जो है वो अयोग्य होते जा रही हैं कृषि के लिए। इसके बाद बंजर भूमि भी है कि बंजर भूमि भी लगभग 11% है, यानी कि वे जमीनें जिनको बंजर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। फिर स्थानीय चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि, चारागाह यानी कि वे जमीनें जो
पशुओं के लिए चारागाह का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि पशुओं को ना इसका प्रयोग चारागाहों के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भारत में करोड़ों आबादी रहती है पशुओं की। भैंस तो लगभग पूरे दुनिया की 57% भैंसें भारत में पाई जाती है, करोड़ों गाय भैंसें भी हैं, तो उनके लिए चारा के लिए भी इस्तेमाल के लिए ज़मीनें चाहिए। अब चूंकि ज़मीनें तो सीमित हैं, लिमिटेड हैं, अब ज़मीनों को आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो उसी ज़मीनें में प्रयोग कर सकते हो, तो चारागाह के लिए है। फिर वृक्षों के झुंड और बाग, यानी कि वे इलाके जो वृक्षों के झुंड या बाग के रूप में हैं, तो ये है। फिर है कि अन्य चालू परत भूमि, कि अन्य जो चालू परत भूमि यानी कि जिनका जो है साल में एक बार या 2 बार खेती के लिए प्रयोग किया जा रहा है, एक आध फसलों लगाई जा रही है, पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल खेती के लिए नहीं किया जा रहा है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब होता है कि कृषि के लिए वाकई में भूमि का सही इस्तेमाल करना, कि आप उस भूमि को खाली नहीं छोड़ रहे हो, एक फसलें होती है दूसरी फसलें लगा देते हो, तो ऐसे को शुद्ध बोया क्षेत्र कहते हैं, जो भारत में तो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन बाकी भी विस्तृत बहुत ज़्यादा है। बंजर जमीनें पड़ गई हैं, कई बंजर होने के क्षेत्र में पहुंच गई हैं, कई जो है वो अयोग्य हो गई हैं कृषि के लिए, उसमें इतने खादों का, इतने उर्वरक का, इतने कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया कि उनमें ये उर्वरक शक्ति ही नहीं रही कि वो फसलों को उत्पादन कर सके या उसमें बोया जा सके, उसमें फसल लग भी नहीं रही है। दूसरी प्राकृतिक बदलाव भी है कि पर्यावरण अनुकूल जो पर्यावरण में बदलाव आया पिछले कई सालों से, उससे भी रीजन रहा है भारत में कि भूमि की उपयोगिता क्या है, बढ़ी है या उसमें वितरित है, उसमें भी विभिन्नताएं देखने को मिली है। तो ये था भारत में भूमि का उपयोग, जो कई चीजें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें परती भूमि है, चारागाह के लिए है, कृषि वानिकी यानी कि वन जो आप बगीचे लगाते हो गाँव में, उसके लिए भी है कि बगीचों के लिए कितनी जमीनें छोड़ी गई है। तो वृक्षों के झुंड और बाग है, आप ध्यान से देखोगे तो वृक्षों के झुंड और बाग सिर्फ कितने कुछ क्षेत्र पे हैं, मात्र 6% इलाके पे जो है वो बाग बगीचे लगाए गए हैं। तो एक मिश्रित कृषि का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग भारत के कुछ इलाकों तक सीमित है, बाकी इलाकों तक सीमित नहीं है। हाँ, भारत की जो भूमि की उपयोगिता है वो कई बार कारण भी मैंने बताया, जनसंख्या इसमें निर्धारित होती है, क्योंकि जनसंख्या का लगातार दबाव है वो भारत की भूमि पे पड़ते जा रहा है, तो खाद्यान्न की जरूरतें भी भारत को बढ़ी है और लोगों को घर भी रहने के लिए चाहिए, तो ये भी बदलाव में मुख्य भूमिका निभाया है, जिसमें जंगलों की कटाई बेतहाशा कटाई हुई है पिछले कई सालों में, करोड़ों पेड़ काटे गए और आज भी काटे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज वो रुक गया है या बंद हो गया है, आज भी काटे जा रहे हैं, बड़े मात्रा में काटे जा रहे हैं। कुछ जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जमीनें बंजर होती जा रही है। जैसे आपने कई बार सुना होगा न्यूज़ों में कि अरावली की पहाड़ियां हैं, उसको इतने बार खनन किया गया कि वो अपने अस्तित्व खोने के कगार पे है। पहले जो अरावली की पहाड़ियां थी वो भारत के मरुस्थलीय इलाकों का एक दीवार की तरह खड़ी थी, जो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र के जो बालू वाले जो आंधी तूफान धूल आते थे उसको रोकने का प्रयास करती थी, वो रोकती थी, तो बाकी इलाकों में वो चीज़ें नहीं पहुंच पाता था। आज अरावली को इतना खदान, इतना खनन किया गया, उसको इतना खनिजों के रूप में इस्तेमाल किया गया कि वो अपने अस्तित्व खो रही है, उसकी धीरे धीरे मिटते जा रही है। और जिन इलाकों में खत्म हुआ है ना, वहाँ से वो धूलकण बाकी इलाकों में फैलते जा रहे हैं और जिस वजह से ज़मीनें जो है वो बंजर भी होती जा रही है। तो ये कुछ मुख्य कारण रहे हैं। आपको एक और हम आपको बताते हैं अभी कि इसमें भूमि का उपयोग जो है भारत में वो किस तरह से वितरण है, भूमि का वितरण है। तो आपको इसमें बताया गया है कि जो जमीन का मुख्य जो है, जिसमें आपको बताया कि परती भूमि उसकी डिफिनेशन, जो बंजर भूमि उसका डिफिनेशन या शुद्ध बोया गया क्षेत्र उसका डिफिनेशन है। तो इसमें लिखा है कि भूमि उपयोग का रिकॉर्ड, तो कहते हैं कि जिस प्रकार भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे आवासीय, वाणिज्य और कृषि के लिए किया जाता है, कि भूमि का मुख्य रूप से कितने 3 प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल, उसका रेसिडेंशियल इस्तेमाल और उसका एग्रीकल्चर इस्तेमाल। यानी कि इंसान जो है मुख्य रूप से ये 3 जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, या तो कृषि के लिए करता है कि खेती के लिए जमीनों का इस्तेमाल करता है, या फिर किसी व्यापार, बिजनेस, वाणिज्य के लिए इस्तेमाल करता है, कॉमर्शियल इस्तेमाल करता है, या फिर घर बनाता है रहने के लिए, रेसिडेंशियल हो सकता है, कॉलोनी बनाए, टाउनशिप बनाए, सिटी बनाए, जो भी कह सकते हो, बट वहाँ पे लोग रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं भूमि का। तो ये मेन 3 इस्तेमाल होते हैं भूमि का। तो कहते हैं कि इसको इस्तेमाल जो है वो डेटा रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, तो रखा जाता है भू राजस्व विभाग के पास, कि लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जो है पूरे डेटा रखा जाता है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं। फिर इसमें लिखा भी है कि कुल क्षेत्रफल का 7% भूमि उपयोग जो है वो 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। जो भूमि का उपयोग है 9 भागों में बांटा गया गया है। तो ये 9 भाग कैसे हैं? जैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 32 पॉइंट
यानी आप तुलना करोगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अगर 1 वर्ग किलोमीटर की बात आप करोगे कि 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है तो उसमें 100 हेक्टेयर होते हैं जमीनें, यानी 1 हेक्टेयर जो होता है वो 100 हेक्टेयर के बराबर, 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है वो 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से है कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.9 मिलियन हेक्टेयर है जो रिपोर्टेड की गया है, लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं भारत की भूमि का वो सिर्फ 305 मिलियन ही है, कि 305 मिलियन हेक्टेयर ही है। यानी कि सिर्फ जो भारत में भूमि का उपयोग के जो रिकॉर्ड है भारत सरकार के पास वो 30 करोड़ हेक्टेयर जमीन का ही है, यानी कि बाकी जमीनें जो है वो उसके पास सरकार का रिकॉर्ड नहीं है, वो रिकॉर्ड शामिल नहीं है। अब रहा सवाल कि वो क्या क्या इस्तेमाल की जाती है, तो पहला है वन, यानी कि जंगल, कि वे इलाके जो पेड़ पौधों से घनी रूप से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है, वन कहलाता है। फिर एक गैर कृषि योग्य जमीनें जिसमें इमारतें बनाइए, रेलवे स्टेशन बनाइए, सिटी बसाइए, जो भी सड़कें बनाइए वो जमीनें हैं। फिर एक बंजर और अनुपयुक्त भूमि की, जो बंजर और अनुपयुक्त यानी जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, मरुस्थल, पठार। अब पहाड़ का इस्तेमाल आप क्या करोगे बताओ, तो वो चीजें हैं कि जो बंजर है और अनुपयुक्त है। फिर एक अस्थायी चारागाह या चारागाह की भूमि, कि वैसी भूमि जो जानवरों के लिए अस्थायी चारागाह के रूप में विकसित कर दी गई है, तो वो अस्थायी चारागाह या चारागाह भूमि कहलाती है। फिर एक कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि भूमि की वह उपलब्ध है लेकिन 5 वर्षों से अधिक उपयोग नहीं की गई है, यानी कि कृषि योग्य वह भूमि जो 5 सालों से इस्तेमाल में नहीं लाई गई है वो कृषि योग्य बंजर जमीनें कहलाती हैं। आते हैं परती भूमि, कि जो 1 से 5 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से छोड़ दिया गया हो, यानी कि जिसमें कुछ साल के लिए जो है वो खेती नहीं किया जा रहा हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जमीन जो है पिछले कई वर्षों से लगातार एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी जो फर्टिलिटी पावर होता है वो खो देता है, उर्वरक शक्ति खो देता है। तो उसको वापस करने के लिए किसान जो है कुछ साल के लिए परती छोड़ देते हैं, या मछली पालन चीजें जो है वो करते हैं ताकि जो जमीन जो है वो अपनी उर्वरक शक्ति को प्राप्त कर सके। तो जो 1 साल से 5 साल के लिए अस्थायी रूप से यानी परमानेंट नहीं छोड़ा गया है, अस्थायी रूप से छोड़ा गया है, यानी कि उसमें बाद में खेती की जा सकती है। फिर एक वर्तमान परती भूमि, यानी कि फसलों के चालू वर्ष में परती रखी गई भूमि। अब वर्तमान परती भूमि का मतलब ये होता है कि मान लो किसी किसान के पास जो है ना वो 10 बीघे जमीन है और 10 बीघा उसका कृषि योग्य भूमि है, यानी कि अगर वो चाहे तो उसमें खेती कर सकता है, लेकिन वो 8 बीघे में फसल लगाया, इसमें उसने फसल बोए और बाकी जो 2 बीघा है ना वो उसको छोड़ दिया, या सिंचाई की कमी की वजह से कह सकते हो या किसी भी वजह से छोड़ दिया जाए, तो उसको कहते हैं वर्तमान परती भूमि। कि जो फसल सीजन चल रहा है, जो फसल का वर्ष चल रहा है उसमें जमीनें जो छोड़ दी जाती है, नहीं खेती की जाती है, वो वर्तमान परती भूमि कहलाती है। फिर एक अनेक प्रकार के विविध, यानी कि पेड़, फलों इत्यादि फसलों की खेती करने के लिए तो वो भी प्रकार है। फिर कि बोया गया शुद्ध क्षेत्र, यानी कि वे जमीनें जिसमें फसल और बागवानी लगाई गई हो, यानी कि जिस पे उत्पादन किया जा रहा हो, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। भूमि के परिवर्तन के कारण यह है कि बढ़ती जनसंख्या और विश्वासात्मक गतिविधियां, यानी कि वर्ल्ड क्लास एक्टिविटीज, नहीं हमको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से भी जमीनें जो है वो क्या उसकी परिवर्तन का कारण बढ़ा है, उपयोग का कारण बढ़ा है। फिर है कि कृषि का विस्तार, मैंने पहले बताया कि भारत की आबादी बढ़ रही है तो खदान की जरूरतें भी क्या है बढ़ते जा रही है। मान लो पहले जो है वो 1 बीघा पे 4 लोग निर्भर थे, आज उसी जमीन पे 10 लोग निर्भर हैं या 8 लोग निर्भर हैं, तो आप जमीनों का विस्तार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो है कि भूमि एक सीमित और महत्वपूर्ण संसाधन होती है। आप जब ये पढ़ोगे ना, ये बातें समझोगे भूमि का उपयोग, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भूमि कितनी सीमित मात्रा में है और कितने उसकी महत्वपूर्ण, कितना वो इंपॉर्टेंस रखता है हमारे जीवन में। तो कृषि का विस्तार भी बढ़ा है पिछले कई सालों से। जलवायु परिवर्तन मेन कारणों में से एक ये भी है। फिर है भौतिक खनन, यानी कि माइनिंग्स, कई में इलीगल माइनिंग्स होती है, जैसे बालू खनन ले लो, आप बिहार में ले लो, आजकल तो गाना भी है
कि बालू माफिया, खदान, तो आप जानो तो वो है। तो वो चीजें क्या है कि वो भी भूमि के बदलाव का कारण बढ़ रही है। अब नदियों किनारे जब आप अलीगल खनन करोगे, अवैध खनन करते हैं, तो वो नदियों के जो बगल वाली मिट्टियां होती है ना, बाढ़ों में क्या होती है, बह जाती है, उनका अपरदन होता है, तो जिससे कृषि योग्य जमीनें भी खत्म हो जाती है। तो खनन भी एक महत्वपूर्ण साधन कारणों में से एक है। फिर है कि भूमि का अवकरण यानी अवरुकमंस, की भूमि जो है वो खुद को भी ना कई प्राकृतिक घटनाओं, कई भौतिक घटनाओं से उनको खुद का नुकसान भी होता है। जैसे भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, हिमस्खलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, बाढ़ की वजह से नुकसान हो गया, मिट्टी में बहाव आ गई। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खेतों में जब अत्यधिक जल की मात्रा छोड़ देते हैं तो वो जलाक्रांतता कहलाती है, कि जलाक्रांतता, कि जो जलाक्रांतता एक प्रक्रिया होती है, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कृषि योग्य जमीनों में या कृषि योग्य भूमि में अत्यधिक मात्रा में सिंचाई कर दी जाती है, यानी कि पानी को सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाता है। और इससे भी क्या करता है कि भूमि में लवणीय मात्रा बढ़ जाती है और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जो जलाक्रांतता कहलाती है। यानी कि जल का आक्रमण हो जाता है, अटैक हो जाता है, वाटर अटैक। तो वो खुद से भी हम लोग कर देते हैं वाटर अटैक। अब पानी बोरिंग छोड़ दिए खुला, बह रहा है पानी, तो उसके साथ जो है उसके उपजाऊ तत्व हैं वो भी बह जाते हैं। और फिर बोलते हैं नहीं हमारी जमीनें जो है वो फसलें नहीं उत्पादन कर रही है। तो हमारी गलतियां भी हैं कि ये वजह बनती हैं। आप इधर भी देख लो, इसमें भी आता है कि भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि वे सारे इलाके जो किसी राज्य और केंद्र के अधीन यानी कि देश के अधीन आता है, वो क्या कहलाता है, भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। इसका डेटा जो है भारतीय महासर्वेक्षण ब्यूरो यानी कार्यालय जो है वो जारी करता है, कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी जो है वो जारी करती है, भारत के आंकड़े जारी करती है कि भारत में जमीनों का प्रयोग पिछले कई सालों में किस तरह से बदलाव आया है, किस तरह से वो नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, उसमें परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से रहे हैं। फिर आपका कि रिपोर्टिंग क्षेत्र, यानी कि वे इलाके जिसको सरकार डेटा उपलब्ध है यानी जानकारी प्राप्त करती है, उसमें रिपोर्ट करने जा सकती है। अब आप इसको ध्यान से देखो कि कुल भूमि है 32.88 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े कितना है, 3.5 मिलियन हेक्टेयर जो गैर रिपोर्टिंग क्षेत्र है, यानी कि वहां जो रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती है, जो आंकड़े उपलब्ध है सरकार के पास। अब इसमें कई कारण भी है कि उपलब्ध नहीं होने का कारण, जैसे भारत की कुछ जमीनों पर कुछ देशों का इलीगल कब्जा भी है, जैसे चीन का है, पाकिस्तान का है, तो भारत की भूमि, लेकिन वर्तमान में भारत का उस पर कब्जा नहीं है। तो आप सरकार उस इलाके में आंकड़े कैसे इकट्ठा करेगी, तो वो भी होता है। फिर है कि सकल फसल क्षेत्र, यानी कि एक वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया कुल क्षेत्रफल, यानी कि कई जमीन ऐसे हुई होती है जिसमें एक साल में कई फसलें लगाई जाती है, 1, 2, 3 फसलें भी लगाई जाती है। फिर है कि एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, यानी कि वर्ष में कई फसलों की बुआई की जाती है। सिंचित क्षेत्र, यानी कि वे इलाके जिसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, चाहे वो नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, नदियों के द्वारा, किसी भी माध्यम से, या मोटर पंप, ट्यूबवेल्स के द्वारा अगर सिंचाई की सुविधा जिस जमीन पे उपलब्ध है, जो प्रॉपर सिंचाई की साधन से संपन्न है, वह सिंचित भूमि कहलाता है। फिर एक कुल सकल सिंचित भूमि, यानी कि लगभग सभी प्रकार की भूमि एक या अधिक बार सिंचित होती है, यानी कि वह भूमि जो एक से ज्यादा बार सिंचाई के लिए उपलब्ध है, सिंचाई उसमें की जाती है फसलों के अनुरूप, वह कुल सकल सिंचित भूमि कहलाता है। फिर कि कुल सकल असिंचित भूमि, यानी कि सिंचाई से रहित क्षेत्र, यानी कि सिंचाई से मुक्त क्षेत्र, जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। हाँ, वो कृषि योग्य भूमि है, लेकिन सिंचाई की साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उस पर खेती नहीं की जा रही है। फिर है कि फसलीय तीव्रता, तो कुल फसलीकृत क्षेत्र से निवल बुआई क्षेत्र का अनुपात, यानी कि जो कुल फसल का क्षेत्र है तो उसका कितना अनुपात में खेती की गई है, यानी कि कुल खेती योग्य जमीनें और जितनी जमीनों पर खेती की गई है उसका अनुपात कहलाता है। कृषि योग्य भूमि, जिसमें सारे प्रकार की भूमि शामिल है, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल है, परती भूमि शामिल है, कृषि योग्य बंजर भूमि शामिल है, यानी कि वे खेती जो कृषि के लिए संभव हो, यानी कि जिसपे खेती की जा सकती है, चाहे किसी माध्यम से किया जाए, सिंचाई के इस्तेमाल करके किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, परती जमीन को वापस इस्तेमाल किया जाए, बंजर जमीनों को जो है वो कृषि योग्य भूमि में बदल करके किया जाए, जैसे भी किया जाए, वे जो इलाके जिसपे खेती संभव है वह कृषि योग्य भूमि कहलाता है। अब
भारत जो है वो कृषि योग्य भूमि संसाधन में एक संपन्न राष्ट्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 56% इलाका जो है ना वो खेती लायक जमीनें हैं, यानी कि उस पर खेती संभव है। हाँ, आप उसका प्रयोग करिए, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करिए, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। फिर है कि कुल गैर कृषि योग्य भूमि, अब वह इलाके जिसपे खेती नहीं की जाती है, जैसे शहर ले लो आप शहर में थोड़ी खेती करोगे। फिर है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल जिसमें सारे आएंगे, फिर कि कुल गैर कृषि योग्य क्षेत्रफल। तो ये सभी चीजें जो हैं वो जमीन का वर्गीकरण है। इसका डेटा दिया गया है भारत में, पूरा डिटेल्स डेटा था, जानकारी थी, जो आपको मैंने मानचित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट भी करिए और अपना सुझाव देने के लिए नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।